हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं सीए हरिदास मुनड़ा। मैं आपको इस वीडियो के अंदर जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B रिकंसिलिएशन के बारे में अपडेट करना चाहता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि जीएसटीआर 2A और 2B रिकंसिलिएशन कितना इम्पोर्टेंट है और ये जो अकाउंटेंट है उनको ये चीज आना बहुत जरूरी है। मैं मेरे वीडियो के माध्यम से हर एक अकाउंटेंट को जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए अकाउंट्स के अंदर वो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे 6 पार्ट्स के अंदर जीएसटीआर 2A और 2B रिकंसिलिएशन क्या है। पहले हम समझेंगे जीएसटीआर 2A और 2B क्या है, रिकंसिलिएशन क्यों करना है, हम जब रिकंसिलिएशन कर देते हैं तो उसमें क्या क्या एरर्स आने की संभावना है, रिकंसिलिएशन कैसा करना चाहिए, रिकंसिलिएशन करने के बाद में हमको क्या क्या एक्शन लेना चाहिए और एक बेस्ट प्रैक्टिस और टिप्स आपको मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम समझेंगे जीएसटीआर 2A और 2B क्या है। जीएसटीआर 2B जो है पिछले कुछ सालों से महत्वपूर्ण हो गया है। पहले जीएसटीआर 2A ही था, बाद में जीएसटीआर 2B आया, लेकिन दोनों एक किस्म के ही है, थोड़ा डिफरेंस है उसमें, वो हम क्या है समझेंगे। हम जब भी परचेज करते हैं किसी से तो सामने वाला सप्लायर, जिसको हम सप्लायर बोलते हैं, वो जीएसटीआर 1 फाइल करता है क्योंकि उसके लिए वो क्या हो गया, सेल्स। तो सेल्स का डाटा हम जो फाइल करते हैं वो जीएसटीआर 1 में करते हैं और हम जब परचेज करते हैं वो हमको रिफ्लेक्ट होता है जीएसटीआर 2A और 2B के अंदर। 2A क्या होता है? 2A एक डायनामिक है, ये टेक्निकल लैंग्वेजेस है, और 2B जो है स्टैटिक है। पर्पस, इनका पर्पस क्या है? ये रेफरेंस पर्पस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिए। ये जो वर्ड है रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और 2B के अंदर आईटीसी एलिजिबिलिटी, अपडेटेड, ये कब कब अपडेट होता है? ये रियल टाइम, मतलब जब हम सेल्स परचेज, सामने वाला जब सेल्स करता है और हम परचेज लेते हैं, वो तब का तब जीएसटीआर 2A में आ जाता है अगर सामने वाला ई इनवॉइसिंग अप्लीकेबल है तो। अगर सामने वाले के पास में, जो सप्लायर है हमारा, उसके पास में ई इनवॉइसिंग अप्लीकेबल नहीं है तो ये मंथली कट ऑफ डेट के बाद ही रिफ्लेक्ट होगा। सोर्स, मतलब ये डाटा कहां से आता है? जो जीएसटीआर 2A और 2B में डाटा आता है वो कहां से आता है? वो सप्लायर से ही आता है। सप्लायर्स मतलब हम जहां से परचेज कर रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं जीएसटीआर 2A और 2B क्या है। जब मैं 2A की बात करता हूं तो मान के चलिए हम एक मंथ लेते हैं, अप्रैल 2025। तो जो भी इनवॉइस के डेट होते हैं 1 अप्रैल 2025 से लेकर 30 अप्रैल 2025, जो भी ये डेट होते हैं, इस पीरियड के अंदर हम कुछ भी परचेज करते हैं, सामने वाला कभी भी फाइल करो, 1 महीने बाद करो, 2 महीने बाद करो, 3 महीने बाद करो, कभी भी करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर पीरियड का डाटा हमको जीएसटीआर 2A में आएगा। इस पर्टिकुलर पीरियड में जो भी हमारे पास इनवॉइस है, इसके अंदर फाइलिंग जो करता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो फाइलिंग करता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सामने वाला फाइलिंग कब करता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पे, ठीक है। अब जब हम जीएसटीआर 2B की बात करते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं, मंथ अप्रैल 2025। हम अप्रैल 2020, अब यहां पे मान के चलिए मेरे पास
इनवॉइस डेट ये लेके चलो आप, इनवॉइस डेट 1/4 से लेकर 30/4/2025 तक ही लेके चलिए। लेकिन यहां पे जो फाइलिंग है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मान के चलिए नंबर ऑफ इनवॉइसेस मेरे पास 100 है, मेरे पास नंबर ऑफ इनवॉइसेस 100, मतलब मैंने इस महीने में 100 बिल परचेज किए हैं, 100 ट्रांजैक्शंस किए हैं हमने। उस 100 ट्रांजैक्शन के अंदर जो सप्लायर है, मतलब जिसे हम माल खरीदते हैं, 80 सप्लायर, उनका डेट ऑफ फाइलिंग, मतलब कौन सा फाइलिंग की बात कर रहा हूं यहां पे, जीएसटीआर 1, सामने वाले का जीएसटीआर 1 का जो फाइलिंग है वो आपका ड्यू डेट के पहले है। जनरली ड्यू डेट क्या होता है, 11/5/2025, है ना, 11/5/2025। तो 11/5/2025 के दिन या उसके पहले उन्होंने फाइल किया, और बाकी के 20 इनवॉइसेस उन्होंने फाइल किया है आफ्टर 11/5/2025। ठीक है, तो जो जीएसटीआर 2B डाटा है, यहां पे हमको जो इनपुट मिलेगा वो सिर्फ 80 इनवॉइसेस का ही मिलेगा, उसके ऊपर इनपुट नहीं मिलेंगे। इसके लिए यहां पे हमने क्या बोला गया था, ये जो पर्पस है जीएसटीआर 2B का, वो एलिजिबिलिटी आईटीसी हम कितना ले सकते हैं उसके बारे में बात करेगा। नो डाउट हमने 100 इनवॉइस खरीदे हैं, राइट, लेकिन हमको इनपुट मिलेगा सिर्फ 80 इनवॉइसेस का। क्यों, उन्होंने टाइम पे फाइल किया है। तो जीएसटीआर 2B क्या है, हम महीने में कितना इनपुट ले सकते हैं, अगर सामने वाले ने टाइम पे फाइल किया तो ही हम इनपुट ले सकते हैं। अभी इस एग्जांपल को मैं फिर कंटिन्यू करता हूं। मान के चलिए ये 20 इनवॉइसेस जो 11 तारीख के बाद फाइल किए, उन्होंने कब फाइल किया, मान के चलो इनका डेट ऑफ फाइलिंग जो है 10 जून 2025 है। मतलब ये कौन सा ड्यू डेट है, ये मई मंथ जीएसटीआर 1 फाइलिंग के ड्यू डेट के अंदर किया। तो इस 20 इनवॉइसेस का इनपुट जो है मुझे जून मंथ में मिलेगा, मुझे जून मंथ में मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं, राइट। तो यहां पे जब जीएसटीआर 2A के बारे में पढ़ते हैं, जीएसटीआर 2A से इनपुट नहीं मिलता है आपको, इनपुट यहां से हम क्लेम ही नहीं करते हैं। इनपुट क्लेम करना है तो हमको जीएसटीआर 2B पे भी ही फोकस करना है। लेकिन जीएसटीआर 2A क्या है, कौन से महीने का इनवॉइस है वो महीने में ही दिखेगा। लेकिन जीएसटीआर 2B में जब हम अप्रैल मंथ की बात कर रहे हैं तो यहां पे आपको सिर्फ अप्रैल के ही नहीं, उसके पहले के मंथ के इनवॉइसेस भी आपको यहां पे दिखने को मिल सकते हैं। तो अगर मैं समरी बात करूं, जब जीएसटीआर 2A की बात करूंगा तो यहां पे रेस्पेक्टिव मंथली डाटा अवेलेबल है। मंथली डाटा मतलब जो मंथ के परचेजेस है वही मंथ के आपको यहां दिखेंगे। इसमें अप्रैल का है तो अप्रैल का ही दिखेगा, यहां पे मई के, जून के, जुलाई के नहीं आएंगे। अप्रैल है तो अप्रैल का ही आएगा, मई है तो मई का ही आएगा, जून है तो जून का ही आएगा। लेकिन जब हम 2B की बात करते हैं, यहां पर आपको डाटा मंथली नहीं आएगा, आपको यहां डाटा जो आएगा बेस्ड ऑन जीएसटीआर 1 फाइलिंग बाय सप्लायर। यहां पे जो हमको इनपुट आएगा बेस्ड ऑन जीएसटीआर 1 बाय सप्लायर आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, राइट। और यहां पे जब जीएसटीआर 2A की बात करेंगे, दिस इज नॉट द बेस, this is not the base of GST input in GSTR 3B,
है ना, यहां पे दिस इज नॉट द बेस टू क्लेम जीएसटी इनपुट इन जीएसटीआर 3B। ये आपको नहीं देगा, ये आपको बेस नहीं देगा, ये ओनली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, राइट। कौन से मंथ के इनवॉइसेस है उसी मंथ में आएंगे आपके पास में। लेकिन यहां पे हम जब बात करेंगे दिस इज द बेस ऑफ जीएसटीआर 3B इनपुट, आपको जो जीएसटीआर 3B में इनपुट आएगा वो इसी बेस पे आएगा। मैं आपको यहां पे एग्जांपल समझाता हूं। मान के चलिए हम अभी कौन से मंथ की बात करेंगे, जुलाई 2025। मेरे पास में सप्लायर है ए, बी, सी और डी। इसने फाइल कब किया, इसका डेट ऑफ फाइलिंग, इसका डेट ऑफ फाइलिंग है 10 अगस्त 2025। क्योंकि जुलाई का जीएसटीआर 1 ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इज 11 अगस्त 2025। इसने कब फाइल किया, 11/8/2025। इसने कब फाइल किया, 5/8/2025। इसने कब फाइल किया, इसने फाइल किया 15/8/2025। तो जीएसटीआर 2A के अंदर ये आएगा, यस, ये आपको डाटा जीएसटीआर 2A में विजिबल है, ये भी आपको विजिबल है, ये भी आपको विजिबल है, ये भी आपको विजिबल है। क्यों, ये मंथली बेस पे होता है, ये पूरे इनवॉइसेस मेरे जुलाई के हैं तो आपको यहां पे दिखेगा। लेकिन क्या आप ये सबके इनपुट ले सकते हो, ये डिपेंड करेगा आपके जीएसटीआर 2B के अंदर, ये आपको डिपेंड करेगा जीएसटीआर 2B के अंदर। तो ये आपको जीएसटीआर 2B में आएगा, यस, क्योंकि इसने क्या किया, इसने ड्यू डेट के पहले फाइल किया। ये आपको मिलेगा 100% मिलेगा, ये आपको मिलेगा 100% मिलेगा, ये आपको मिलेगा नो। क्यों, इसने 11 तारीख के बाद फाइल किया। इसने कब फाइल किया, 11 तारीख के बाद फाइल किया। तो जब हम जुलाई मंथ का 3B फाइल करेंगे, हमको सिर्फ ये 3 इनवॉइसेस के इनपुट मिलेंगे। ये चौथा हमको कब मिलेगा, दिस इनपुट विल बी अवेलेबल इन मंथ ऑफ अगस्त। ये कब मिलेगा हमको, ये हमको अगस्त के अंदर मिलेगा। क्यों, उसने लेट फाइलिंग की, उसने लेट फाइलिंग की। तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क पड़ेगा, ये हम आगे देखेंगे। तो अब तक समझ में आ गया ना जीएसटीआर 2A और 2B का महत्व क्या है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सप्लायर ई का। सप्लायर ई का एग्जांपल लेते हैं। सप्लायर ई क्या है, इसका थोड़ा बेस देते हैं। इसका इनवॉइस अप्रैल 2025 का है, लेकिन इसने कब फाइल किया, इसने फाइल किया 10 अगस्त 2025 के। तो क्या ये जुलाई मंथ के जीएसटीआर 2A में दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इनवॉइस अप्रैल का है, ये आपको अप्रैल मंथ के जीएसटीआर 2A में आपको विजिबल होगा। ये आपको जीएसटीआर 2A अप्रैल मंथ में विजिबल होगा, आपको जुलाई मंथ में विजिबल नहीं होगा। लेकिन जब मैं जीएसटीआर 2B की बात करता हूं, वो आपको विजिबल होगा। क्यों, उसने जुलाई के पहले फाइल किया। उसने कब फाइल किया, जुलाई के पहले फाइल किया। तो इसका इनपुट कब मिलेगा मुझे, ये बिल है अप्रैल का, लेकिन मुझे इनपुट मिलेगा इन मंथ ऑफ
जुलाई, ये हमको इनपुट कब मिलेगा? ये हमको जुलाई महीने के इनपुट में मिलेगा। तो अगर आप थोड़ा फोकस करोगे, राइट, यहां पे क्या हो जाएगा, मुझे इनपुट पोस्टपोन्ड हो रहा है ना? जो इनपुट मुझे मिलना चाहिए था अप्रैल महीने में या जुलाई महीने में, वो मुझे बाद में मिल रहा है। इसके कारण क्या हो सकता है, हम आगे देखेंगे। तो समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको पर्पस समझना बहुत जरूरी है, राइट? जीएसटीआर 2A सिर्फ आपको वो मंथ का डाटा दिखाएगा जो मंथ का इनवॉइस है, लेकिन 2B जो है आपको डेट ऑफ फाइलिंग के बेस पे मिलेगा, है ना? तो रिमेंबर, 2B is final ITC whereas 2A is real time। ये टेक्निकल टर्म्स है। तो 2A 2B का फर्क पता चल गया आपको? हम जब प्रैक्टिस करते हैं 2A रिकंसिलिएशन नहीं करते हैं, हम मंथली मंथली 2B करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिकंसिलिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये समझने के पहले मैं आपको फिर ये एग्जांपल समझाता हूं। सेम एग्जांपल लेके चलते हैं, लेकिन अब थोड़े वैल्यूज के साथ बात करेंगे, राइट? अब देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मंथ, हम बात कर रहे हैं जुलाई 2025 की, ठीक है? हम जुलाई 2025 की बात कर रहे हैं, राइट? तो आपको समझना चाहिए ड्यू डेट्स, राइट? जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट क्या है? 11 अगस्त 2025। ओके। जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट क्या होता है? 20 अगस्त 2025। ये आपके नॉलेज के लिए है, राइट? अब यहां पे मेरा जो सेल्स है, मतलब मैंने कितना माल बेचा, ये है 1,00,000 रुपए, और मेरा जो जीएसटी का रेट है वो है 18%। कितना है? 18%। तो इसका 18% कितना होगा मेरे पास में? 18,000 रुपए। तो मैं कौन हूं? मैं एक बिजनेसमैन हूं, है ना? मेरा बिजनेस का नाम क्या है? एमएस क्लासेस, ठीक है? मेरा बिजनेस का नाम है एमएस क्लासेस, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं ये फाइल करूंगा, किसमें करूंगा? जीएसटीआर 1 के अंदर, है ना? और मेरा ड्यू डेट क्या होगा? ड्यू डेट होगा मेरा 11 अगस्त 2025। तो इससे क्या मालूम होगा आपको? इसमें यह मालूम होगा, जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करोगे, आपको 18,000 रुपए का टैक्स पे करना है। आपको 18,000 रुपए का टैक्स पे करना है, ठीक है? अब मैंने क्या किया? परचेज किया। मैंने क्या किया? परचेज किया। कहां से किया? पवित्रा बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से मैंने परचेज किया। कितने का परचेज किया? 80,000 रुपीज का परचेज किया, ठीक है? इसमें भी मान के चलो आपका जीएसटी रेट 18%। तो कितना हो गया जीएसटी मेरा? 14,400। तो इसका भी ड्यू डेट क्या है? इसका भी जो, ये मेरा सप्लायर हो गया ना, इससे मैं परचेज कर रहा हूं, मैं सप्लायर हो गया। ये मेरा पवित्रा जो है मेरा सप्लायर हो गया, राइट? लेकिन इसने कब फाइल किया? इसका डेट ऑफ फाइलिंग है 15 अगस्त 2025। 15 अगस्त 2025 इसने ड्यू डेट के बाद फाइल किया। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, राइट? हम सप्लायर की बात कर रहे हैं, है ना? क्योंकि जब जीएसटीआर 2A और 2B की हम बात करते हैं, ये सप्लायर की बात होती है, राइट? रिसीवर की बात नहीं होती है। अब यहां पे क्या हो जाएगा? उसने तो फाइल किया है, लेकिन ड्यू डेट के बाद किया है। सो ये डाटा विल इट रिफ्लेक्ट इन
GSTR 2A, यस GSTR 2 में तो आएगा, कैसा भी आएगा, 100% आना ही है उसको तो। लेकिन GSTR 2B में आएगा, नो, GSTR 2B में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसने फाइल किया है आफ्टर ड्यू डेट, उसने फाइल किया है आफ्टर ड्यू डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल आई बी एलिजिबल फॉर इनपुट? आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा नो, मुझे इनपुट नहीं मिलेगा, मुझे इनपुट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सेम आंसर, उसने ड्यू डेट के बाद फाइल किया। अब इससे मुझे क्या लॉस होगा? मैं एमएस क्लासेस हूं ना, मुझे क्या लॉस होगा? जब मैं GSTR 3B फाइल करूंगा, मेरा आउटपुट जो है 18,000 है और मेरा इनपुट कितना आएगा? 0, तो मुझे टैक्स पेएबल आएगा 18,000 रुपए। टेक्निकली अगर बात करेंगे आप, टेक्निकली बात करेंगे आप, तो मुझे 18,000 पेएबल नहीं करना है। क्यों? मैंने 18,000 का आउटपुट है और मेरे पास में 14,400 का इनपुट है, तो टेक्निकली मुझे कितना पे करना है? सिर्फ 3,600 रुपए। लेकिन इस बंदे ने ड्यू डेट के बाद फाइल किया है, उसका मुझे लॉस हो रहा है ना, उसका मुझे लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? मुझे 3,600 भरने का 18,000 भरना पड़ेगा। 3,600 भरने की जगह पे मुझे 18,000 पे करना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो गया? मेरा फिनेंशियल थोड़ा टाइट हो गया। तो रिकंसिलिएशन इसके लिए करना जरूरी है, राइट? तो यहां पे देखिए, रिकंसिलिएशन क्यों करते हैं? टू क्लेम करेक्ट ITC। अगर GSTR 2B में नहीं है तो मुझे इनपुट नहीं मिलेगा। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स इममटीरियल है, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट इममटीरियल है। मैं आपको दिखाऊंगा GST पोर्टल पे GSTR 2A 2B, राइट, और कैसा हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। अगर मान के चलिए मैंने फिर भी इनपुट ले लिया, मेरे पास पैसे नहीं है भरने के, तो मैं क्या करूं? मैं इनपुट ले लिया, मेरे को एलिजिबल नहीं है, फिर भी मैंने इनपुट ले लिया, तो क्या होगा? मुझे नोटिस आएगी DRC 01 में, क्या बोल के? आपको GST एलिजिबल नहीं था, फिर भी आपने GST ले लिया, फिर नोटिस का खर्चा बढ़ाओ। थर्ड पॉइंट, वेंडर कंप्लायंसेस। वेंडर का मतलब क्या है? वेंडर का मतलब है सप्लायर, है ना। मेरा ITC मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मेरे सप्लायर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहां पे मेरा सप्लायर ने फाइल नहीं किया, मैं उसको फोन करूंगा, भाई आपने फाइल नहीं किया, मुझे 18,000 भरने को आ रहा आपके गलती के कारण। उसको मालूम होना चाहिए। तो अगली बार मैं क्या करूंगा? इसका पेमेंट रोक लूंगा, या तो मैं इसे माल नहीं खरीदूंगा, बाजार में बहुत जने हैं माल देने वाले, या तो इसको पेमेंट नहीं करूंगा या तो इससे माल नहीं लूंगा, है ना, क्योंकि मेरा जो इनपुट है वो उस पर डिपेंड करता है। अब यहां पे क्या आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एक्यूरेट बुक वर्सेस रिटर्न रिपोर्टिंग। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 18,000 का, सॉरी, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर 14,400 का इनपुट है, लेकिन रिटर्न में 0 है ना। इनपुट इन बुक्स ऑफ अकाउंट कितना है मेरा? 14,400, लेकिन रिटर्न के अंदर GSTR 2B में 0 है। तो मिसमैच आ गया नहीं आ गया? तो उस मिसमैच को प्रिवेंट करने के लिए और शॉर्ट क्लेम के लिए अब
वर्किंग कैपिटल, मैंने बताया ना अभी आपको कि मेरा कैपिटल ब्लॉक हो गया, मुझे भरना था 3,600, लेकिन अब भरना हो रहा 18,000 रुपए। अब पैसे नहीं है तो क्या करेंगे, है ना। इसके लिए जीएसटीआर 2B रिकंसिलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया एग्जांपल आपको ये वाला। तो हमको रिकंसिलिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है, हमको इससे मालूम पड़ेगा हमारा सप्लायर टाइम टू टाइम फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो मुझे उसको फोन करके बोलना पड़ेगा, ब्रदर आप टाइम पे फाइल करो, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। यहां पर आपको प्रॉपर कंसल्टेशन की जरूरत है। आपकी फाइल वहां पे होनी चाहिए जो डेडलाइंस पर फोकस करे। नेक्स्ट पॉइंट, क्या क्या एरर आ सकते हैं, मतलब जब आप जीएसटीआर 2B रिकंसिलिएशन करोगे तो आपको क्या क्या एरर आ सकते हैं। मैं आपको एक फाइल दिखाता हूं। अभी एक पार्टी है हमारे पास में, हमने उसका रिकंसिलिएशन किया है। ये देखिए आप, हमने उसका रिकंसिलिएशन किया है। हमने परचेज रजिस्टर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से निकाला और जीएसटीआर 2B का हमने एक्सेल रिपोर्ट निकाला। फिर हमने इस दोनों को रिकंसाइल किया। रिकंसाइल करके हमने एक समरी बनाई। ये हमने समरी बनाई। ये समरी क्या है, मेरे पास कितना आईटीसी है इन बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब मेरे टैली के अंदर, है ना। अब इसमें एरर क्या हो सकते हैं, आप जब ये रिकंसिलिएशन करोगे आपको एक एरर आने की संभावना है। क्या मतलब, इनवॉइसेस नॉट इन बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब कुछ सप्लायर ने आपका रिटर्न तो फाइल कर दिया है लेकिन आपको बिल देना भूल गए, है ना। तो ये वाला पॉइंट ये है, मतलब मैंने परचेज किया है, समझिए राम से, मैंने राम से परचेज किया है लेकिन उसने मुझे इनवॉइस नहीं दिया। अगर उसने मुझे इनवॉइस नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, अगर उसने मुझे इनवॉइस नहीं दिया तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आएगा। तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि उसने इनवॉइस नहीं दिया, मुझे मालूम पड़ेगा रिकंसिलिएशन से, मुझे मालूम पड़ेगा रिकंसिलिएशन से। तो इनवॉइसेस नॉट इन बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब इतने सारे इनवॉइसेस मेरे बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है और उसकी लिस्ट आपको यहां पे मिल जाएगी। ये देखिए, इतने सारे इनवॉइसेस मेरे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, एज एन अकाउंटेंट, एज एन कंसल्टेंट, मैं मेरे क्लाइंट को बोलूंगा, सर देखिए ये इनवॉइसेस जीएसटीआर 2B में आ रहे हैं लेकिन लेकिन अपने बुक्स में नहीं है, आपके परचेज फाइल में नहीं है, जरा मुझे इनवॉइसेस दीजिए, मैं इसको किताब में रिकॉर्ड करूंगा। आई विल रिकॉर्ड दैट इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट, नॉट इन 2B, नॉट इन 2B मतलब ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है लेकिन इन्होंने फाइल नहीं किया, है ना। ये देखो, ये बंदे ने फाइल नहीं किया, ये बंदे ने फाइल नहीं किया, ये बंदे ने फाइल नहीं किया, राइट। तो इससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कौन कौन फाइल नहीं किया। अगर आप ऑब्जर्व करोगे मुझे 26,000 रुपए का नुकसान है अभी। क्यों नुकसान है, इन लोगों ने फाइल नहीं किया। अगर फाइल नहीं करेगा तो मुझे इनपुट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक वो फाइल नहीं करेगा मुझे इनपुट नहीं मिलेगा। और एक डिफरेंस क्या आएगा आपको, मिसमैचेस, मतलब मुझे इनवॉइस आया 100 रुपए का लेकिन सामने वाले ने फाइल किया 90 रुपीज का। अब यहां पे देखिए एग्जांपल दिखाता हूं। मिसमैचेस, मेरे बुक्स में है 35,735 लेकिन सामने वाले के बुक्स में भी कितना है, 35,735। तो यहां तो डिफरेंस नहीं है कुछ भी। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे
टैक्स में आपको फर्क आएगा। यहां पे मेरे पास 4288 रुपीज इनपुट है, लेकिन उसने जो फाइल किया है 3988, है ना। अब देखिए ये क्या आएगा हिसाब, हम इसका परसेंटेज देखते हैं। तो यहां पे मुझे गलती मालूम पड़ेगी, ये 12% का इनवॉइस है, लेकिन जब सामने वाले ने फाइल किया है वो क्या करेगा, डिवाइडेड बाय दिस। मतलब यहां पे उसने मुझे कुछ डिस्काउंट दिया बोल के लग रहा है, क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड बाय 12% करोगे, मेरी इनवॉइस वैल्यू है 33,234। इस पे आप अगर 12% लगाओगे तो आपको ये फिगर मैच हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, टैक्सेबल वैल्यू उतना है लेकिन ये इतना है, 2498 रुपीज का उसने कम फाइल किया, मतलब 7% का वेरिएंस है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे पता करना होगा कि उसने कम फाइल क्यों किया। क्या उसने मुझे डिस्काउंट दिया और उसने रॉन्ग फाइलिंग किया, या कुछ भी हो सकता है। तो एक और रीजन क्या है आपके पास में, मिसमैचेस। लेकिन आप जब ये रिकंसाइल करोगे, आपका ये 2B का वैल्यू और रिकंसिलेशन ये जो होता है, ये बैंकिंग रिकंसिलेशन करते हैं ना अपन, BRS, बैलेंस एज पर कैश बुक, एड चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ये उस तरह का रिकंसिलेशन है। ये करने के बाद में मेरा पर्पस है कि मेरे जो इनवॉइसेस है पूरे GSTR 2B से मैच हो जाए और मेरे पास हिसाब हो जाए। अब मुझे क्या करना है, ये इनवॉइसेस मेरे बुक्स में नहीं है, तो आई हैव टू फाइंड दिस इनवॉइसेस एंड रिकॉर्ड इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट। ये लोगों ने फाइल नहीं किया, उनके पीछे पड़ो और फाइल करवाओ। ये मिसमैचेस है ना। तो रीजन फाइंड करो और करेक्ट करो। तो एग्जांपल में आपको मैंने बताया था हम क्या क्या एरर ढूंढ सकते हैं, राइट। तो टाइप ऑफ एरर्स इन GSTR, रिकंसिलेशन कौन सा भी करिए आप, 2A करिए 2B करिए, आपको एरर्स तो यही मिलेंगे। इनवॉइस मिसिंग इन 2B, मतलब सप्लायर ने लेट फाइल किया या रॉन्ग फाइल किया। इनवॉइसेस इन GSTR 2A बट नॉट इन 2B, ये कब आएगा, जब आप 2A वर्सेस 2B करोगे, है ना। अब मेरा एग्जांपल आपको दिखाता हूं, मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था ना कि ये आपको विजिबल है 2A के अंदर, लेकिन 2B में विजिबल नहीं है। तो ये दोनों को रिकंसाइल करने से भी आपको मालूम पड़ जाएगा कौन कौन लेट फाइल कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रॉन्ग GST नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब सामने वाला जब मुझे इनपुट देगा, तो यहां पे ध्यान दीजिए, आपको मैं एग्जांपल के बेस पे भिजाता हूं। यहां पे देखिए आप, मेरे पार्टी का ये सप्लायर का है, ये लोग सप्लायर जो है मेरे GST नंबर पे फाइल करेंगे। अगर उन्होंने मेरे GST नंबर की जगह पे किसी और का GST नंबर डाल दिया तो मुझे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए रिकंसिलेशन के अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा जो सामने वाला ने अगर फाइल बराबर किया या नहीं किया। और यह भी हो सकता है आपको पूरा यहां मालूम पड़ जाएगा, ये जो समरी है ना मेरे पास में, इस समरी में आपको पूरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। अगर समझो नॉट इन बुक्स की बात कर रहे हैं, आपने क्या किया, आपने क्या किया, राम को बेचा लेकिन शाम को फाइल कर दिया। मैं शाम हूं तो मेरे बुक्स में तो आ जाएगा, तो मैं राम को कॉल करूंगा, अरे भाई ये इनवॉइस मेरा नहीं है, आपने फाइल किया, हाँ गलती हो गई भैया, मैं करेक्ट कर दूंगा। तो यहां पर वो आपका पूरा जो एरर है आपको रिकंसाइल हो जाएगा।
इनवॉइस नंबर रॉन्ग है, आपने डबल एंट्री कर दिया, सप्लायर ने फाइल ही नहीं किया, ये सब आपको एरर्स है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एरर्स। लेकिन घुमा फिरा के सिर्फ 3 चीज पर ही फोकस करना है। मेरे किताब में नहीं है, उन्होंने फाइल नहीं किया या लेट फाइलिंग किया, और इनवॉइसेस में मिसमैच। ये सिर्फ हम परचेज के लिए नहीं करते हैं, ये हम क्रेडिट नोट्स के लिए भी करते हैं। मतलब परचेज रिटर्न्स की भी बात हो रही है यहां पे। हम ये सिर्फ परचेज के लिए नहीं करते हैं, परचेज रिटर्न के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। सो ये है थोड़े कॉमन टाइप ऑफ एरर इन GSTR 2A एंड 2B रिकंसिलिएशन। प्रोसेस क्या है? देखिए, सबसे आसान तरीका तो इसका एक्सेल में ही है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, आपके जोहो बुक्स है, टैली है, स्पेक्टा है, सुविद बोल के एक टेक्नोलॉजी है। ऐसे आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है बाजार में, जो आपको क्लियर टैक्स भी है, आपको ये सब टूल जो है मिल जाएंगे। लेकिन मैं जो सिस्टम फॉलो करता हूं, मैं एक्सेल में पाइवोट टेबल लगा के और वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करता हूं। जनरली इससे मुझे एक्यूरेटली आएगा। सॉफ्टवेयर मैंने यूज किया है, काफी बार मैंने सॉफ्टवेयर यूज किया है, लेकिन मुझे उतना कॉन्फिडेंट नहीं आया जितना मुझे एक्सेल में आया। एक्सेल में टाइम लगता है, लेकिन मेरा रिकंसिलिएशन परफेक्ट होता है। अब आपने रिकंसिलिएशन कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे आप? आपको चुप नहीं बैठना है। रिकंसिलिएशन करने के बाद में आपको जो एरर्स आए उसको सॉल्व करना है। मतलब अगर कुछ इनवॉइसेस आपके किताब में नहीं है तो ढूंढ के एंट्री करिए। सप्लायर ने फाइल नहीं किया, उनको फोन करके फाइल कराइए। मिसमैचेस है, सप्लायर से बात करके रिकंसाइल कराइए। तब जाकर आपका काम खत्म होगा। खाली रिकंसिलिएशन करने से काम नहीं होगा, आपको उसके बाद में एक्शंस लेना होता है। ये देखिए, आप फॉलो अप विथ वेंडर्स। वेंडर्स मतलब सप्लायर। आपको ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, कौन कौन फाइल किया, कौन कौन लेट फाइल किया, कौन कौन गलत फाइल किया, है ना। उसके बाद में अगर कोई लेट फाइल किया, क्या हमने उसको नेक्स्ट सब्सिक्वेंट मंथ में इनपुट क्लेम किया या नहीं किया। और जो बंदे रेगुलरली लेट फाइल कर रहे हैं उनको आप कम्युनिकेट करिए, भाई आप हमेशा लेट फाइल कर रहे हो, नुकसान हो रहा है। और स्क्रीनशॉट्स मेंटेन करिए। मतलब कोई अगर फाइल नहीं कर रहा है, राइट, और लेट फाइल कर रहा है, उसके आप जीएसटी पोर्टल से रिकॉर्ड मेंटेन करके कर सकते हो। तो रिकंसिलिएशन करके आपको चुप नहीं बैठना है। रिकंसिलिएशन करने के बाद में आपको पोस्ट फॉलोअप एक्शंस भी करना है, मंथली एक्टिविटी करना है। अगर आप एक अकाउंटेंट हो और एक पर्टिकुलर बिजनेस पे काम कर रहे हो, तो इसका कट ऑफ डेट है 14th ऑफ एवरी मंथ। मतलब 14 तारीख के दिन या 15 तारीख के दिन आपको डाटा अवेलेबल हो जाएगा जीएसटीआर 2B के अंदर। तो आपको क्या करना है, जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले रिपोर्ट बना के रेडी रखना है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपके पास बहुत सारे फाइल्स है, आप नहीं कर पाओगे। तो 20 तारीख के बाद में, 20 से लेकर 30 तारीख के बीच में, क्योंकि इनपुट तो कैसा भी मुझे जितना जीएसटीआर 2B में आ रहा है उतना ही लेना है, ना उससे बढ़ के लेना है ना कम लेना है। जितना इनपुट आएगा मुझे उतना ही लेना है, जितना इनपुट आएगा मुझे उतना ही लेना है। तो क्या आप रिकंसिलिएशन 20 तारीख के पहले करो या बाद में करो, आपका इनपुट तो अफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेसिफिकली जो करते हैं 20 तारीख के बाद में रिकंसाइल करते हैं और अपने रेस्पेक्टिव क्लाइंट्स को अपडेट करते हैं। लेकिन अगर आप अकाउंटेंट हो और एक कंपनी में काम कर रहे हो एज एन अकाउंटेंट, आपको तब का तभी रिकंसाइल करना है जीएसटीआर 3B फाइलिंग के पहले ही। ये बात ध्यान रखिए आप। रिकंसाइल मंथली ये अकाउंटेंट के लिए है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंसल्टेशन 20 तारीख के बाद कर सकते हैं। ऑटो रिकंसिलिएशन टूल्स
मैं जनरली अवॉइड करता हूं, मैं एक्सेल पर ही प्रीफर करता हूं। नो डाउट एक्सेल पे समय ज्यादा लगता है अगर इनवॉइसेस बहुत सारे हैं तो, लेकिन वो मुझे परफेक्ट रिजल्ट देगा। मैं एक और एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें किस तरह एक्सेल से आप रिकंसाइल करोगे मैं आपको उसमें दिखाऊंगा। राइट, कम्युनिकेट रेगुलरली विद सप्लायर, डॉक्यूमेंटेशन रखिए, मेल्स डालिए आप, और जो फाइल टाइम पे नहीं कर रहा है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करिए आप। ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू डू इट। राइट, तो जीएसटीआर 2A वर्सेस 2B रिकंसिलिएशन अ कंप्लीट गाइड इस वीडियो में आपने समझा। अब यहां पे और दो पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर मैं जीएसटीआर 2A का रिपोर्ट चेक करूं और 2B का रिपोर्ट चेक करूं, ये मेरा जीएसटीआर 2B का डाटा है, इसमें ये पूरे डिटेल्स आते हैं, उसने कब फाइल किया, 3B फाइल किया नहीं किया वो भी आता है। लेकिन जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूं यहां पे नहीं है, लेकिन यहां पे एक और एक पॉइंट आएगा, ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। राइट, ब्लॉक क्रेडिट का मतलब क्या है? ये आपने परचेज किया, सामने वाले ने टाइम पे फाइल किया, लेकिन आपको इसका इनपुट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये ब्लॉक है, मतलब इन एलिजिबल। इसका सिंपल मीनिंग है इन एलिजिबल इनपुट। तो इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, कौन से इनपुट इन एलिजिबल है आपके लिए। समरी, जीएसटीआर 2A आपको जिस महीने का इनवॉइस है उसी महीने को देगा, लेकिन आपको ये रिकंसिलिएशन जो है नहीं करना है, आपको जीएसटीआर 2B रिकंसिलिएशन करना है। जब मैं जीएसटीआर 2A की बात करता हूं, यहां पे जो डाटा अवेलेबल होता है, हम फिनेंशियल ईयर 24-25 की बात करते हैं, तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 का पूरा डाटा इसमें आएगा। इसमें आपको और कोई डेट के डाटा अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन जब मैं जीएसटीआर 2B की बात करता हूं, फिनेंशियल ईयर 24-25, यहां पर आपको फिनेंशियल ईयर 23-24, फिनेंशियल ईयर 24-25 का डाटा आने के चांसेस है। मतलब 01/04/2023 से लेकर 31/03/2024 के डाटा भी आपको यहां पे आ सकते हैं। ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके एक साल पहले के भी डाटा आने की संभावना है। क्यों? इन्होंने लेट फाइल किया। जनरली क्या होता है, 30 नवंबर ऑफ फॉलोइंग ईयर, मतलब अगर मुझे फिनेंशियल ईयर 23-24 का इनपुट क्लेम करना है, अगर कुछ लोगों ने फाइल नहीं किया और मुझे पता चला, मुझे उनसे फॉलो करके उनको अक्टूबर का रिटर्न, क्योंकि अक्टूबर की फाइलिंग नवंबर में होती है, अक्टूबर का जो रिटर्न है उसमें फाइल अक्टूबर 2024, अक्टूबर 2024 के जीएसटीआर 1 में कैसे भी फाइल करवाना है। अगर उन्होंने फाइल नहीं किया, वो मेरा इनपुट लॉस हो गया, मुझे कभी भी आगे नहीं मिलेगा। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट 2A और 2B का। 2B के अंदर भी आपको ये चीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपको इनपुट कंटिन्यूअस बेस पे नहीं मिलेगा, उसका एक डेडलाइन होता है, और डेडलाइन जो है अक्टूबर 2024 रिटर्न है। 30 नवंबर के पहले आप 3B फाइल करिए, लेकिन जब सामने वाला अक्टूबर मंथ में जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करेगा, आप इनपुट क्लेम कहां से करोगे? मान के चलिए उसने नवंबर में फाइलिंग किया, तो आपका 3B का डेट क्या हो जाएगा? 20 दिसंबर 2024 हो जाएगा, डेडलाइन खत्म। इसके लिए अगर आप रिकंसाइल करते हो, आपको पता चलेगा
कि कौन फाइल नहीं किया उसको पीछे पढ़ के अक्टूबर 24 के पहले, मतलब अक्टूबर 2024 के पहले ही जीएसटीआर 1 में दाखिल कराओ बोलने के लिए बोलना पड़ेगा, नहीं तो आपका इनपुट हो गया लॉस। तो ये एक समराइज है जीएसटीआर 2A और 2B के बारे में। 2A 2B इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।